हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज आपकी महत्वपूर्ण क्लास होने जा रही है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र क्लास 6। देखिए रूबरू वही प्रश्न, इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। देखना आपको 30 में 30 कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। कुछ पहले प्रश्न बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। निम्नलिखित कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, या अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि माता पिता कर रहे हैं, या कक्ष का नियंत्रण परिवेश, कक्ष का अधिकारी वादी परिप्रेक्ष्य। अगर हम इस प्रश्न की बात करें, इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो बहुत अच्छा प्रश्न है ये। देखिए कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है क्योंकि किसी बालक के संवेगात्मक विकास का तात्पर्य उस बात से है कि उसे संवेगों का विकास कैसे होता है, किन कारणों से वह प्रभावित होता है तथा बालक पर संवेग का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है, किस प्रकार का प्रभाव उस पर असर डालता है। तो अगर हम प्रश्न की बात कर लेते हैं तो यह कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। अगर हम उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य की बात कर लेते हैं, बात करें तो खुले अंत वाले प्रश्न, या परियोजना अवलोकन, या विद्यार्थी को यौगिकता क्रम निर्धारित करना। अगर हम प्रश्न की बात करें, खुले अंत रहने वाले परियोजना तथा अवलोकन रचनात्मक आकलन कार्य होते हैं, लेकिन विद्यार्थी को योग्यता क्रम निर्धारित करना रचनात्मक आकलन कार्य नहीं होता क्योंकि इसके अध्ययन में उनमें हीन भावना पैदा हो सकती है। तो अगर हम इस प्रश्न की बात कर ले तो विद्यार्थी प्रतियोगिता क्रम निर्धारित नहीं होती, डी ऑप्शन इसका सही है इसका। नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा प्रश्न आपका, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए एक महत्वपूर्ण है पुस्तक उत्तरों को सीखने पर बल देना, यह समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तित्व अधिगम पर ध्यान देना, या गतिविधियों को दोबारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवस्था की अनदेखी करना, या प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं, तीसरे प्रश्न की, तो प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए महत्वपूर्ण क्या है, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। ये प्रश्न आपका सटीक आंसर है, डी आंसर सही है। इस पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखिए प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आजकल शिक्षक की भूमिका में बड़ा बदलाव आ गया है। अब इसकी भूमिका ज्ञान के स्रोत के स्थान पर एक सहायक की गई प्रक्रिया है, नेक्स्ट प्रश्न, चौथा प्रश्न, बच्चे के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापक को एक अच्छे कक्षाएं परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो क्या है, इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए अध्यापकों के अनुसार कार्य करना सही कथन नहीं है क्योंकि बच्चे स्वतंत्र रूप से बेहतर सीखते हैं। बच्चे क्या स्वतंत्र बेहतर सीखते हैं अगर बच्चों के प्रयास की स्वीकृति है, ये बात सही है। बच्चे को स्वीकार करना ये भी ठीक है। अध्यापक का सकारात्मक रोक, ये भी। अगर हम बात करें अध्यापक के अनुसार कार्य करना तो इसका आंसर बी आंसर ये सही है, सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न,
5वां प्रश्न है, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? लड़कों को घर के बाहर कार्यों पर सहायता करनी चाहिए, या लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, या सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाना चाहिए? लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, लड़कियों को घर के कार्य में सहायता करनी चाहिए। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं, देखिए लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, लड़के में लड़कियों के विषय में सही कथन है। तो अगर हम बात करें लड़कों को घर के कार्य में भी सहायता करनी चाहिए, बी आंसर इसका सटीक है, क्योंकि लड़के ये कोई बाहर का काम करेंगे, घर का भी कर सकते हैं, उनको ये काम सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, 6वां प्रश्न है, एक बच्चे को कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं, इस प्रकार का प्रश्न लक्षण प्रदर्शित करता है? अधिगम्य असुविधा के लिए, अधिगम्य आसक्ता के लिए, अधिगम्य कठिनाई के लिए, अधिगम्य समस्या के लिए। अगर हम इस प्रश्न की बात करें, देखिए किसी बच्चे द्वारा कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां करना उसके अधिगम्य आसक्ता के लक्षण प्रदर्शित करता है, क्योंकि कुछ बच्चे पढ़ने लिखने, मौखिक अभिव्यक्ति करने, तर्क करने आदि में कठिनाइयों का अनुभव करते हैं, इसे अधिगम में आसक्ता कहा जा सकता है। तो अगर हम बात करें अधिगम में आसक्ता कहा जा सकता है, तो आपका बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षार्थी को ज्ञान अर्जन में सहायता करने में, देखिए शिक्षार्थी को ज्ञान अर्जन सहायता करने में क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं, या शिक्षार्थियों के प्रति प्राप्त किए गए आंकड़ों ग्रेडों पर, या शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, या शिक्षार्थियों के द्वारा अधिगम की अवधारणा को कुशलता प्राप्त करना। अगर हम 7वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, देखिए शिक्षार्थी के ज्ञान अर्जन में सहायता करने में क्रम में अध्यापकों को शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि बच्चे इससे काफ़ी सीखते हैं और शिक्षार्थियों को भी ये प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त देता है, सहायता करता है। अगर हम इसकी बात करें तो आपका तीसरा आंसर सटीक है, क्योंकि शिक्षार्थियों के सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, मतलब 7वें प्रश्न का सी आंसर सही है। 8वां प्रश्न, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशाली किसका आयोजन है? प्रतिभाशीलता किसका आयोजन है? उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मक, वचनबद्धता, उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता, या उच्च योग्यता और उच्च क्षमता और उच्च वचनबद्धता, या डी ऑप्शन है बहुत क्षमता और उच्च सृजनात्मकता, स्मरण शक्ति। अगर हम 8वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, देखिए अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता या उच्च योग्यता या उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता संयोजन है। तो हम बात कर लेते हैं उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता या वचनबद्धता योग्यता है, तो आपका ये आंसर इसका सही है। 9वां प्रश्न, NCF 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। गलतियां किस कारण महत्वपूर्ण होती हैं? ये विद्यार्थियों को उत्तरीय एवं उत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, या ये अध्यापक के बच्चों को काटने के लिए एक तरीका उपलब्ध करती है। यह बच्चों के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा संसाधनों को पहचान में सहायता करती है। तो ये बच्चों के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा साधनों को पहचानने में सहायता करती है। इसकी बात कर लेते हैं, आपका सी आंसर सटीक है, क्योंकि NCF 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं कि बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा संसाधनों को पहचानने में सहायता करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न, 10वां प्रश्न है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? अनुकूलन चिंतन से, स्मृति आधारित चिंतन से, या अपसारी चिंतन से, या अभिसारी चिंतन से? अगर हम 10वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन अभिसारी चिंतन से संबंधित है, मतलब अभी किससे से? अपसारी चिंतन से संबंधित है। सी आंसर इसका सही है। 11वां प्रश्न, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन
इस दृष्टिकोण से विकसित करने के लिए किया जा सकता है। तो अगर हम बात कर लेते हैं प्रश्न की, तो उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है, उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है, या शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना है। अगर हम 11वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो देखिए शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, तो इसका आंसर सी आंसर सही है, क्योंकि शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा शिक्षार्थियों को आकलन शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करने के लिए किया जा सकता है, जिससे कि वह जानना जा सके कि उनकी क्षमता किस सीमा तक विकसित हुई है। नेक्स्ट प्रश्न, मतलब 11वें का सी आंसर आपका सही है। 12वां प्रश्न, अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिसमें अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को युग में नहीं बनाता। अगर हम बात कर लेते हैं, विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति, या विषय वस्तु पर प्रश्न करना, प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद, या प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण। अगर हम 12वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो 12वां प्रश्न कह रहा है कि विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति करना सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता। तो इसका आपका ये आंसर सही है। 13वां प्रश्न है, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है, क्या होता है? उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, या बच्चों की छवि की सुरक्षा करना, उनके अंगों में सुधार करना, उनकी स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। अगर हम 13वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम उनकी स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना होता है। आपकी बात कर लेते हैं, तो आपका डी आंसर सही है। 13वें का डी आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्याकरणों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक दूसरे में या एक दूसरे के समूह में स्वीकार हैं? भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं आप साथी, सभी एवं माता पिता, या माता पिता एवं भाई। अगर हम 14वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान माता पिता एवं भाई बहन उन भूमिकाओं एवं व्यवसायों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो मुख्य रूप से स्वीकार हैं। तो अगर हम इसकी बात कर लें, तो आपका डी आंसर बिल्कुल सही है। 14वें का डी आंसर सटीक है। 15वां प्रश्न, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हैं तो उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। प्रेरणा की सामाजिक संस्कृति संकल्पना से, यह प्रेरणा व्यापारवादी उपागम, प्रेरणा मानवतावादी उपागम, प्रेरणा एक संज्ञानात्मक उपागम। तो कि विद्यार्थी को स्वच्छ के लिए प्रेरित करने हैं तो उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रेरणा की सामाजिक संस्कृति संकल्पनाएं प्रतिबिंब करता है। अगर हम इसकी बात कर लें, तो ये आंसर सटीक है, क्योंकि प्रेरणा की सामाजिक संस्कृति संकल्पना। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा आयु समूह परावर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, या जन्म से 6 वर्ष, या 6 से 11 वर्ष। अगर हम 16वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो आपको देखिए आयु समूह 6 से 11 वर्ष क्या परावर्ती उत्तर बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है। तो कौन सा आपका सही है? आपका जन्म से मतलब 6 से 11 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, डी आंसर आपको सही है। 17वां प्रश्न, आजर्व तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आजर्व और सोनाली के बीच ये चर्चा किस विषय में है? अगर हम इस बात करें, 17वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो ये चुनौतीपूर्ण व संवेदनशील भावना है, या स्थिरता तथा अस्थिरता बहस है, या सतत तथा असतत अधिगम है, या प्रकृति तथा पालन पोषण पर विवाद है। अगर हम 17वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो प्रकृति तथा पालन पोषण, देखिए इस प्रकार का मार्गदर्शन सहज देना कहलाता है, क्योंकि किसी भी शिक्षार्थी की समस्या समाधान तथा नियोजन क्षमता उस समय अधिक हो जाती है जब वह शिक्षार्थी किसी भी योग्य शिक्षार्थी साथी के मार्गदर्शन पर उपस्थिति में ऐसा करता है। तो हम बात कर लेते हैं 17वें प्रश्न की। 17वें का आपका
डी आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न, अध्यापिका, देखिए 18वें प्रश्न बात कर रहे थे। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? पार्श्वकारण, पूर्व क्रियात्मक चिंतन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, या सहारा देना। अगर हम 18वें प्रश्न की बात करें, देखिए अध्यापिका कह रही है, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी की समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी एक बाह्य साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। तो मार्गदर्शन क्या है आपका? एक सहारा देना। डी आंसर इसका सटीक है, क्योंकि मार्गदर्शन ही उपस्थिति एक ऐसा सहारा है जिससे एक शिक्षार्थी दूसरे शिक्षार्थी के साथ ये काम कर ये महसूस कर सकता है। 19वां प्रश्न, अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा। ये संकेत करता है कि अध्यापिका क्या है? एक अधिक उपयुक्त परिभाषित शब्द का पालन करती है, भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग करती है, या लिंग पूर्व ग्रह से ग्रस्त है। अगर हम 19वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। सी आंसर आपका सटीक है, क्योंकि अध्यापिका द्वारा एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखना यह संकेत करता है कि वह एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। नेक्स्ट प्रश्न, बीसवां प्रश्न आपका, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? अगर हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है, अगर हम इस पर बात कर लेते हैं, तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम। शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बढ़ने के लिए, या शिक्षण बोर्ड की जवाबदेही काम करने के लिए, या जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना, या डी ऑप्शन कह रहा है कि ये समझने के लिए अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, या बस सुधार किया जाता है। तो ये डी आंसर आपको सटीक है, क्योंकि बात कर लेते हैं कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है ये समझने के लिए कि अधिगम का विकास किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, वह सुधार भी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? अगर हम बात करें स्तर थर्ड, लॉरेंस कोलबर्ग के इस सिद्धांत में कौन सा नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? अगर हम बात कर लेते हैं, स्तर आपका थर्ड, या स्तर फोर्थ, या स्तर फर्स्ट पहला, या आपका स्तर सेकंड। तो देखिए अगर लॉरेंस कोलबर्ग ने स्तर के स्तर पाए दिए थे, तो अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में स्तर एक नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। आपका सी ऑप्शन, क्योंकि स्तर फर्स्ट, इस पे आपका लॉरेंस कोलबर्ग का सिद्धांत काम करता है, फर्स्ट में। नेक्स्ट प्रश्न, अगर हम 22वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, देखिए 22वें प्रश्न कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन से बच्चों के संजीवी कारण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में नहीं है? अगर हम नहीं शब्द यानी फोकस करना है, तो समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशल को सीखना, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, या कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, या समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिकरण। अगर हम 22वें प्रश्न की बात करें, तो बच्चे विद्यालयों में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो आपका बी आंसर आपको सही है, बी आंसर सही है, 22 का बी। 23वां प्रश्न, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? ग्रेड एवं अंकों के लिए, जर्ज परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए, या पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए। अगर हम 23वें प्रश्न की बात करें तो प्रेरणा के लिए, सी ऑप्शन सही है, क्योंकि अधिगम में आकलन प्रेरणा के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? समायोजन, सभ्यधारण, आत्मसात्करण, या संगठन। अगर 24 में बात करें तो प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को
आत्मसात्करण के नाम से भी जाना जाता है। तो 24 का आपका तीसरा आंसर सही है, क्योंकि आपका आत्मसात्करण सटीक आंसर है ये। 25वां प्रश्न, हम सभी अपने बुद्धि, प्रेरणा और अभिरुचि आदि के संदर्भ में विभिन्न होते हैं। यह सिद्धांत का संबंधित है व्यक्तिगत विभिन्नता से, बुद्धि के सिद्धांत से, वंशानुक्रम से या पर्यावरण से। अगर हम 25% की बात करें तो व्यक्तिगत विभिन्नता से। ये सिद्धांत व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित है, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता सिद्धांत का संबंध मूलतः जीवों के गुणों में विशेषताओं से होता है। अतः स्पष्ट है कि हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। तो 25 का पहला आंसर सही है। 26वां प्रश्न, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए। इसका अभिप्राय है समावेशी शिक्षा, विशेषी शिक्षा, एकीकृत शिक्षा या अवार्जक शिक्षा। अगर हम 26वें प्रश्न की बात करें तो आपकी समावेशी शिक्षा, ये आंसर सटीक है इसका। नेक्स्ट प्रश्न, 27वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। कोई भी नाराज हो सकता है या आसान है, परंतु यह सही व्यक्ति के ऊपर सही समय पर सही उद्देश्यों के लिए तथा सही तरीकों से नाराज होना आसान नहीं। यह संबंधित है संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास या शारीरिक विकास। अगर हम 27वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, कोई भी नाराज हो सकता है, कोई भी नाराज हो सकता है, आसान भी है परंतु सही व्यक्ति भी है। तो हमारा क्या होगा, देखिए उपरोक्त संवेगात्मक विकास से संबंधित सटीक हो सकता है संवेगात्मक विकास, ये आंसर आपको सही है। नेक्स्ट प्रश्न, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किस का एक लक्षण है? डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैल्कुलिया या डिसलेक्सिया। अगर ऐसा हम इस पर की बात कर लेते हैं कि विकृत लिखावट पर संबंधित लिखने की योग्यता में कमी या डिस्ग्राफिया से संबंधित है। इसमें बच्चा का तो ठीक से लिख नहीं पाता, लिखावट अच्छी नहीं हो पाती, किससे है? अगर हम इसकी बात करते हैं डिस्ग्राफिया से। किससे? डिस्ग्राफिया से। ये आंसर आपका सटीक है इसका। नेक्स्ट प्रश्न, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता? ये नहीं करता, भाषा, सामाजिक अनुभव या परिपक्वन या क्रियाकलाप। अगर हम बात करें भाषा, परिपक्वन या क्रियाकलाप, तो अगर हम 29 प्रश्न बात करें तो सामाजिक अनुभव ये नहीं करता, क्योंकि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अनुभव व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सा त्रितंत्री सिद्धांत में व्यापारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? व्यापारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना या केवल अपने विषयों में व्यापारिक रूप से विचार करना, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, या पर्यावरण के साथ अनुकूल करना। अगर हम बात कर लेते हैं तो केवल अपने विषयों में व्यापारिक रूप से ही विचार करना। तो 30 में का आपका बी आंसर सही है। फ्रेंड्स, ये रहे प्रश्न आपके 30 का 30। टारगेट रखो 30 में 30, 15 में 15, 30 में 30। महत्वपूर्ण क्लास रही होगी आपकी। देखना आपको कितने नंबर सही हो रहे हैं, सटीक हो रहे हैं इसके। आइए, अब आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आप नए हो तो अपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना मत भूलना। कल आपकी क्लास मैथ पेडागोजी की रहेगी, क्योंकि पेडागोजी 15 नंबर का पेडागोजी पूछा जाता है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे आपके, और ये क्लास आपकी प्राइमरी जूनियर के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बाय दोस्तों, टेक केयर। कल मिलेंगे, जब तक के लिए हमें बाय, अनुमति दो। टेक केयर दोस्तों। क्लास हम ज़्यादा बड़ी नहीं बना रहे, छोटी छोटी क्लास बना रहे हैं, क्योंकि आई थिंक आपको कोई समस्या ना हो और आप अच्छे से कोऑपरेट कर सको एक क्लास को।